हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम पढ़ेंगे टर्नर। टर्नर और कांस्टेबल का जब नाम आता है तो प्राकृतिक दृश्य बिल्कुल सामने हमें दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति दृश्य चित्रकार रहे हैं। टर्नर का जन्म 23 अप्रैल 1775 में हुआ और मृत्यु 9 दिसंबर 1851 में। खुले आकाश के चित्रकार टर्नर का पूरा नाम जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर था। टर्नर का नाम इंग्लैंड के दृश्य चित्रकारों या लैंडस्केप पेंटर में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं, 19वीं सदी के दो ब्रिटिश चित्रकारों कांस्टेबल तथा टर्नर ने इंग्लिश कला को भी संसार के मानचित्र में स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण काम किया। इससे पहले केवल रोकोको काल में होगार्ड, रेनाल्ड या गैंसबरो आदि मात्र 3 चित्रकार ऐसे हुए जो अपने देश की सीमा के बाहर सीमित लोकप्रियता प्राप्त कर सके थे। रूमानी प्रवृत्ति होने के कारण टर्नर और कांस्टेबल दोनों ही स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले थे और दोनों ने ही अपने देश की कलागत परंपरा की बंदिश को अस्वीकार कर मौलिक सूझबूझ और रुचि के आधार पर अपना कदम आगे बढ़ाया। टर्नर और कांस्टेबल दोनों ही समकालीन थे। कांस्टेबल ने हरी भरी धरती का आंचल पकड़ा तो टर्नर ने मुक्त आकाश की प्रकाश में गंगा में स्नान किया। एक धरती पर प्रकाश देखता था तो दूसरा आकाश में मानव शरीर की गहरी अनुभूति तथा आकांक्षाओं का दर्शन करता था। दोनों ही प्रतिभाशाली प्रकाश पुत्र थे। दोनों ने ही प्रकाश का दिव्य दर्शन किया था और गहरी संवेदना के साथ उसे अपने चित्रों में रूपायित किया था। दोनों ही यूरोप में प्रकाश की पूजा का विस्तार करने में समर्थ हुए। दृश्य चित्रांकन के इतिहास में टर्नर पहला चित्रकार था जो प्रकाश तथा सूर्य की छटा का दीवाना होकर अपनी बाहों में भर लेने के लिए व्याकुल हो उठता था। ऐसा प्रयास एक रोमानी कलाकार ही कर सकता है। इसी प्रयास में पागल एक अन्य यूरोपीय कलाकार वान गो का नाम अनायास ही स्मृति पटल पर छाता है, जिसने सूर्य के प्रकाश अथवा ताप को अपने हृदय की गहराई में भर लेना चाहा। दोनों को ही सूर्य पुत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वान गो भी नंगे सिर, नंगे पांव, नंगे जूते पहने चिलचिलाती धूप में उस समय सूर्य के प्रकाश को चित्रांकित करने निकल पड़ता था जब आदमी तो क्या, पशु पक्षी भी अपने घरों और घोंसले से बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकता था। दोनों ही कलाकार प्रकाश के ताप के प्यासे थे। सूर्य की अलौकिक छटा को ही दोनों पागल बना देते थे। सूर्य की अलौकिक छटा दोनों को ही पागल बना देती थी। दोनों ही बावले होकर अपनी तुलिका, रंग तथा अन्य साज सामान लेकर बाहर निकल पड़ते थे। प्रकाश की खोज में दोनों ही अपने छोटे छोटे चित्र रूपी प्यालों में समुद्र जैसा गहरा और विस्तृत प्रकाश भर लेने की अटूट अभिलाषा रखते थे। इसमें शक नहीं, उन्होंने अपने चित्रों के द्वारा गागर में सागर वाली उक्ति चरितार्थ की। टर्नर इम्प्रेशनिस्ट की पूर्ववर्ती था। कहा जाता है एक बार प्रचंड तूफान के समय टर्नर जहाज के ऊंचे स्टूल पर सिर्फ इसलिए चढ़ गया था कि वह उसके आंदोलित आकाश और अविस्मरणीय प्रकाश का दर्शन कर सके और 4 घंटे तक उस पर चढ़ा रहा। ऐसे ही एक बार घनघोर वृष्टि और धुंध तथा कोहरे के बीच जब वह रेल से यात्रा कर रहा था, गाड़ी के डब्बे से बाहर सिर निकालकर भीगता रहा ताकि वातावरण में व्याप्त धुंधले तथा रहस्यमय प्रकाश की वास्तविक अनुभूति प्राप्त कर सके। ऐसा एक रूमानी तबीयत का स्वच्छंद व्यक्तित्व वाला कलाकार ही कर सकता है। ये दोनों ही अनुभूतियाँ उसके प्रसिद्ध चित्र स्नो स्टॉर्म तथा रेन स्टीम एंड स्पीड में देखी जा सकती है। टर्नर कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, न ही किसी संभ्रांत परिवार का सदस्य था।
उसके पिता जूते बनाने तथा बेचने का व्यापार करते थे। बच्चे की रुचि चित्रकला में विशेष देखकर उसके पिता उसे एक बार एक कलाकार के पास ले गए और जवाब मिला, इसे मोची का काम सिखाओ, ये कलाकार क्या बनेगा। आज वही बालक संसार भर में एक महान चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है और उस कलाकार गुरु का कोई नाम भी नहीं जानता जिसने उसे मोची का काम करने की सलाह दी थी। प्रतिभा कितनी ही दबाई जाए, वह प्रकाशित होकर ही रहती है। टर्नर इसका साक्षात प्रमाण है। पिता की दुकान थेम्स नदी के तट से थोड़ी ही दूर पर थी। बालक टर्नर अक्सर नदी की ओर निकल जाता था। उसे नदी तट का माहौल बड़ा आकर्षित करता था। वहीं से बड़े बड़े जहाज समुद्र की ओर आया जाया करते थे। उन्हें देखकर उसका मन जिज्ञासा से भर जाता था। उसकी बड़ी इच्छा होती जहाज में बैठकर विस्तृत समुद्र की यात्रा करे और दूर दूर जाने की। उसकी बड़ी इच्छा थी जहाज में बैठकर विस्तृत समुद्र की सैर करने की और दूर दूर जाने की। अक्सर वह चुपके से तट पर खड़े जहाज़ों में घुस जाता था और समुद्र की हवा खाकर किसी दूसरे आने वाले जहाज में लौट आता था। थोड़े ही दिन में वह समुद्र जहाज और जहाजी लोगों तथा उसके साथ सामानों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। अक्सर यह जो कुछ देखता सुनता था उसके स्केच और चित्र बनाया करता था, जिन्हें देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे और इससे उसे बड़ा उत्साह मिलता था। 14 वर्ष की उम्र में उसने रॉयल एकेडमी में कला सीखने के लिए प्रवेश लिया और 18 वर्ष की उम्र होते होते वह स्वतंत्र कलाकार के रूप में काम करने लग गया था और अपना अलग स्टूडियो भी स्थापित कर लिया। बाद में लगभग 27 वर्ष की उम्र में वह रॉयल एकेडमी का एसोसिएट भी चुन लिया गया था। शुरू में टर्नर अत्यंत कल्पनाशील तथा रोमानी किस्म के दृश्य चित्र बनाया करता था। उसने अपना व्यावसायिक जीवन प्राकृतिक स्थलों के नक्शे तथा दृश्य चित्रांकन से आरंभ किया, पर इससे उसे आत्मीय संतोष प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसने इतिहास चित्रण में रुचि लेना आरंभ किया, जिसमें वह अक्सर पुराने इतिहास के पत्रों में से चित्र बनाने लगा था और उसमें नवीन युग के आचार्यों की अनुभूति भी करा देता था। बाद में उसे भी छोड़कर वह प्रचलित मान्यताओं के आधार पर मौलिक रचना प्रस्तुत करने लगा। अंत में इसे भी उसने त्याग दिया और मुक्त होकर प्राकृतिक दृश्यों में रुचि लेने लगा और चित्र बनाने लगा। वह फिर समुद्र और आकाश की ओर, धरती और प्रकाश की ओर वापस लौट आया। यहीं से वह अपनी प्रतिभा तथा सफलता के सुनहले मार्ग पर आरूढ़ हुआ। टर्नर उन महान कलाकारों में से था जिसकी प्रारंभिक रचनाओं को देखकर उसकी अद्वितीय प्रतिभा का तनिक भी आभास नहीं होता था। उसके तेल चित्रों में एक चमत्कारिक शुद्धता परिलक्षित होती थी। बाद में उसने जल रंग में पारदर्शी सौंदर्य वाले दृश्य चित्र भी बनाना आरंभ कर दिया था, जो अपने ढंग के अलौकिक थे। दिनों दिन उसका प्रकृति प्रेम गहरा होता जा रहा था। यह सब कुछ छोड़कर मात्र प्राकृतिक दृश्यों की ओर रुचि लेने लगा। उसने प्रकृति को हर पहलू से, हर मनोदशा में देखने, समझने और अनुभूति प्राप्त करने का व्रत सा ले लिया था। इसके लिए खेत, मैदान, नदी, तालाब, झरने व बाग बगीचे, जंगल, पेड़, पहाड़, समुद्र और आकाश किसी को नहीं छोड़ा। जहाँ भी सूर्य का प्रकाश जा सकता था, कोई स्थल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका उसने चित्रण नहीं किया हो। वह उसके लिए अपने देश के कोने कोने में गया और इटली, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड आदि देशों का विस्तृत भ्रमण भी किया। प्रकृति को घूम घूम कर अध्ययन करता रहा और स्केचेस तथा चित्र बनाता रहा। कम से कम लगातार 30 वर्षों तक वह प्रकाश और वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता रहा और अद्भुत चित्र बनाता रहा।
इसी कारण कुछ लोग उसे इम्प्रेशनिज्म का पितामह भी मानते हैं। एचिंग तथा 2000 रंगीन चित्र भी बनाए। इंग्लैंड के कला इतिहास में शायद ही किसी दूसरे चित्रकार का नाम लिया जा सकता हो जिसने इतने परिश्रम, लगन, कर्मठता तथा तत्परता से इतने अधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण चित्र बनाए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में शायद ही कोई ऐसा चित्रकार हुआ हो जिसके मुकाबले में धन और ऐश्वर्य प्राप्त किया हो। इसके जीवन भर की कमाई लगभग 1,40,000 पाउंड तक आंकी गई है और मरने के पश्चात जितना बड़ा कलाकृति का संग्रह वह छोड़ गया शायद ही किसी और कलाकार का हो। इतने दिन बीतने के बाद भी कहा जाता है कि आज तक अभी इसके इस संग्रह की गणना अथवा लेखा जोखा नहीं हो पाया। युवा काल में टर्नर का झुकाव अधिकांशतः यथार्थवाद, रियलिज्म की तरफ रहा है। बिल्कुल वैसा ही चित्रित करने का प्रयास करता था। वह आंधी और तूफान से लड़ते हुए पूर्ण खुले, मस्तूल तथा रस्सियों वाले जहाज का चित्र 3 घंटे से कम में ही पूर्ण कर लेता था। उसकी यथार्थवादी प्रवृत्ति तथा काम कर सकने की अद्भुत क्षमता और महान बनने की महत्वाकांक्षा ने उसे अपने जमाने का लोक रुचि में मेल खाते ओल्ड टेस्टामेंट के पौराणिक आख्यानों की नाटकीय तथा काल्पनिक प्रवृत्ति की ओर धकेला। उसके कल्पना प्रधान तथा नाटकीय चित्रों में द पेंटिंग ऑफ हीरो एंड लीडर तथा यूलिसिस डिराइडिंग पॉलीफर्म्स तथा फाउंटेन ऑफ इंडोलेंस का नाम लिया जा सकता है। जल रंग चित्रण तकनीक का वह अपने जमाने का अति कुशल कलाकार माना जाता है। इसके अन्य प्रभावशाली चित्रों में फायर एट सी, हेल शिप, द बर्निंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वेनिस, पिज़ाज एंड फॉर्म द वाटर, द स्नो स्टार्स, द रेन स्टीम स्पीड अत्यंत महत्वपूर्ण है और भावी कला की दिशा निर्देशित से करते हैं, जिसका विकास फ्रांस के इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार माने, पिसारो, रेनॉय, देगा, वान गो के चित्रों में देखने को मिलता है। इन चित्रों के सूक्ष्म रंगों की भाषा के द्वारा टर्नर कहीं से गहरी अनुभूति को अभिव्यक्त करने में सफल हुआ, जो शायद प्रकृति के स्थूल विवरण के द्वारा कभी भी संभव नहीं होता। इन चित्रों में कलाकारिता की दृष्टि से वह बड़े विलक्षण ढंग से सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना में सफल हुआ। ऐसे चित्रों में उसका मुख्य प्रयास था उनकी सूक्ष्म प्राकृतिक शक्तियों को प्रदर्शित करना, जिनका कोई दृष्टिगत आकार नहीं होता, जैसे आंधी की गति, समुद्र की रौद्रता, सूर्य का ताप, धूप तथा अग्नि की प्रचंडता, जल वृष्टि, धुआं तथा कुहासे की गति आदि। ऐसा प्रयास उस जमाने में पूरे यूरोपीय चित्रकला के क्षेत्र में बिल्कुल नया और अलौकिक था। स्नो स्टॉर्म ये 1842 ईस्वी में कंप्लीट की थी। तेल रंग से बनाई हुई है और कैनवास पे बनाई है। नेक्स्ट पेंटिंग है रेन स्टेम एंड स्पीड। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इंडोलेंस का फव्वारा फेमस पेंटिंग्स में से हैं इनकी। ये भी इनकी फेमस पेंटिंग है। सारी पेंटिंग्स इनकी तेल चित्रण है और नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है पार्टिंग ऑफ हीरो एंड लीडर बिफोर 1837। थैंक यू।